नमस्कार, मैं निशांत एक बार पुनः आप सभी का इस्तकबाल करता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के जीके जीएस के मॉडल पेपर फर्स्ट में। दोस्त, आज हमने मॉडल पेपर फर्स्ट में 38 प्रश्नों को लिया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। तो आइए दोस्त, शुरू करते हैं अपना पहला मॉडल पेपर। क्या है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में यज्ञ वेदी के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। मेरे दोस्त, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना होगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। या फिर जो है आप जाकर के सर्च करिएगा संभव एजुकेशन क्लासेस, तो आपको वहाँ पे ग्रुप दिख जाएगा, उससे आप जुड़ करके और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्त इसमें आपको पता है इसे मोहनजोदड़ो के विषय में, तो यहाँ से आपको जो सबसे बड़ा अन्नागार प्राप्त हुआ है, स्नानागार प्राप्त हुआ है। बात कर लेते हैं जैसे और आगे। तो हमसे जो पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के विषय में, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जैसे आपसे बात करें तो हड़प्पा किस नदी के किनारे, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है। तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, इसकी अधिकांश भूमि जो है वो अर्धशुष्क रूप में है। बात करते हैं राखीगढ़ी की दोस्त, तो राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। क्या है? सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। और ये है कहाँ दोस्त? ये है आपके हरियाणा में। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा। मामला क्लियर है? राखीगढ़ी हरियाणा से प्राचीन 2 टीले और सदियों पुराने अनंतनाग शामिल हैं। ठीक है, और इसकी मतलब जो पहचान की गई तो उसको राष्ट्रीय महत्व के टैग के रूप में भी इसको सम्मिलित किया गया है। तो हमसे पूछा क्या गया है दोस्त? हमसे पूछा गया है कि अग्निवेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो अग्निवेदियों के साक्ष्य जो है कालीबंगन से मिले हैं, और कालीबंगन यदि ऑप्शन में नहीं रहता है तो आपको लोथल ढूंढना होगा। लोथल और कालीबंगन दोनों जगह से जो है ये आपके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्त, कालीबंगन में गढ़ परिसर के दक्षिणी भाग में भूमि ईंट के चबूतरे, जिनकी व्याख्या अग्निवेदियों के रूप में की गई है, अधिकांश अन्य स्थलों पर नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे महिला मूर्तियों के मामले में यह तथ्य है कि अग्निवेदियां कुछ स्थलों पर पाई गई हैं लेकिन अधिकतर अनुपस्थित हैं। हड़प्पा संस्कृति के विशाल क्षेत्र के भीतर धार्मिक अभ्यास में भिन्नता को इंगित करता है। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया था कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए? तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है वो कब हुआ था। कराची अधिवेशन की बात करते हैं दोस्त, तो कराची अधिवेशन जो हुआ था दोस्त, ये हुआ था 1931 में, 1931 में हुआ था। और इसमें जैसे बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की गई थी, जैसे मौलिक अधिकारों के विषय में भी चर्चा आपके कराची अधिवेशन में हुई थी। संघ बनाने का अधिकार और मुक्त भाषण और व्यक्ति, इनसे लेकर के बहुत सारी चीज़ों पर, जैसे जाति पंथ लिंग और इस पर ध्यान दिए बिना समान कानूनी अधिकार, जो कि आपको मूल अधिकार में दिखते भी हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है कराची अधिवेशन में कही गई थी और इस पर विचार किया गया था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता अगर आपसे पूछेगा किसने की थी, तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरदार पटेल जी ने की थी। किसने? सरदार पटेल जी। आपको पता सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, उनको सरदार की उपाधि कब मिली? तो बारदौली सत्याग्रह 1928 में जो हुआ था उसमें बारदौली की महिलाओं ने दिया था। ठीक है, और गांधी जी के माध्यम से दिया था। महिलाओं ने दिया तो गांधी जी फिर इनको वो करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में गांधी जी दे देता है, तो आपको भी अगर महिलाएं नहीं है बारदौली सत्याग्रह में, बारदौली की महिलाओं ऑप्शन में नहीं है, तो आपको गांधी जी टिक करना पड़ता है। ठीक है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यान्वयन प्रस्ताव का मसौदा भी तैयार किया था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बहुत ही विशेष अधिवेशन था। इसमें महात्मा गांधी को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। अधिवेशन में गांधी अरविंद समझौते या दिल्ली समझौते की मंजूरी पर भी चर्चा हुई थी। ठीक है, इस अधिवेशन के 6 दिन पहले ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। ये भी विचारणीय प्रश्न। ठीक है दोस्त, तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1931 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है? ऑप्शन ए है
राजद्वीप, ऑप्शन बी व्हीलर द्वीप, ऑप्शन सी स्वराज द्वीप, ऑप्शन डी शहीद द्वीप। देखिए इसका जो सही जवाब जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप जो किया गया है वो किया गया है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी व्हीलर द्वीप का, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि रॉस द्वीप जो है, जैसे रॉस द्वीप का नाम क्या किया गया है, तो रॉस द्वीप का नाम जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर रखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप इसको कहा जाता है। क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं जैसे स्वराज द्वीप जो नाम है ये इसका पुराना जो नाम है, इससे पहले ये हैवलॉक द्वीप के नाम से जाना जाता था। क्या? हैवलॉक द्वीप, ठीक है। पहले हैवलॉक द्वीप था, अब स्वराज द्वीप हो गया। शहीद द्वीप की बात कर लेते हैं तो पहले ये नील द्वीप नाम से जाना जाता था। किस नाम से? नील द्वीप नाम से जाना जाता था। तो अभी इसका जो है ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ये भी दक्षिणी अंडमान में है, ये भी दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ठीक है। और आपका जो रॉस द्वीप है ये भी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं व्हीलर द्वीप की तो ये जो है आपके उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है दोस्त। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से क्या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा की बात कर लेते हैं दोस्त। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है आपका NaHCO3। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। सोडियम बाइकार्बोनेट ये सही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्त। जिसे सोडियम क्लोराइड किसको कहा जाता है दोस्त? सोडियम क्लोराइड जो है NaCl बोले तो साधारण नमक। क्या? साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक को, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये किसको? तो ये धामन सोडा। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, धामन सोडा और बेकिंग सोडा, ठीक है। इसको रट डालिए आप लोग। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो दोस्त ये चौक, ठीक है। किसके लिए? चाक के लिए। तो चाक क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बोला जाता है। और धामन सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है। मतलब अगर धोने की बात होगी तो डेका लग जाएगा, ठीक है। ऐसे आप याद लीजिए, अगर धोने की बात आएगी डेका लग जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो जाएगा धामन सोडा। और अगर बेकिंग सोडा की बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड किसको? साधारण नमक कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, पांचवा प्रश्न लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य है? ऑप्शन ए चंद्रमा के पृष्ठ पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, ऑप्शन बी चंद्रमा पर रोवर के घूमने का प्रदर्शन करना, ऑप्शन सी इन सीटू वैज्ञानिक का प्रयोग करना। देखिए दोस्त, चंद्रयान मिशन आपको पता है 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। कब? 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और 23 अगस्त को ये जा करके चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा। और इसी क्रम में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला एकमात्र देश भारत बन गया है, ठीक है। इसमें इसे जो है LVM 3 द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसमें जो आप जैसे इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि जैसे सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना था या रोवर को चंद्रमा पर घूमने का प्रदर्शन करना या क्या, तो इसमें जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें उपयुक्त थी, तो उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्या है? पृथ्वी के महाद्वीपीय भारत की औसत मोटाई कितनी है? क्या? पृथ्वी के महाद्वीपीय परत होगा दोस्त, भारत नहीं परत होगा ये, ठीक है। महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितनी है? ऑप्शन ए 300 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 30 किलोमीटर, ऑप्शन डी 2.5 किलोमीटर। देखिए पृथ्वी की परपटी जो होती है इसकी जो औसत मोटाई है दोस्त वो आपकी है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ठीक है। औसत मोटाई जो है वो 30 किलोमीटर है। जैसे जब उसमें आप कैटेगराइज करते हैं तो इसमें एक क्रस्ट होता है, ठीक है, एक मेंटल होता है और एक कोर होती है। तो ये भी प्रश्न आता है कि भाई कहाँ तक जो है क्रस्ट होता है, तो क्रस्ट जो है ये 5 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। मतलब यह लगभग 35 किलोमीटर महाद्वीपीय द्रव्यमान पर और केवल 5 किलोमीटर समुद्र के तलों पर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे मेंटल की बात कर लेते हैं तो ये क्रस्ट से ठीक नीचे मेंटल है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, ठीक है। और क्रस्ट के नीचे मेंटल अर्धतरल है। और अगर कोर की बात करते हैं तो ये अंतरतम परत लगभग 3500 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ कोर है,
ठीक है। यह मुख्य रूप से निकेल और लोहे से बना होता है और इसे नाइफ भी कहते हैं, NIFE, निकेल और फेरस मतलब लोहा कहा जाता है। केंद्रीय कोर में अधिक तापमान और दबाव होता है, ठीक है। चलिए इसमें ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 7वां, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। बताइए दोस्त, उदयगिरी की गुफाएं हैं कहाँ पे? पहले तो ये प्रश्न बनता है, तो उदयगिरी गुफाएं कहाँ पे हैं दोस्त? ये आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में, विदिशा है उसी के आसपास है, ठीक है। इसमें कुछ पुराने जो है जैन धर्म के जैन मंदिर प्रतिमाएं पाई गई हैं और यह गुफा जो है ये और इस गुफा की जो कला है वो बेसिकली जैन धर्म को दर्शाती है। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। उदयगिरी गुफाएं आपसे पूछे किससे संबंधित है, तो आप बताएं किससे? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के लिए मेजबान देश कौन सा है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन डी कोटे डी आइवर गणराज्य, ऑप्शन डी कोलंबिया। सबसे पहले आपको विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका 5 जून को प्रत्येक वर्ष कब? 5 जून को मनाया जाता है। और ये पहली बार जो है कब आयोजित हुआ था? 1974 में। कब? 1974 में जो है ये पहली दफा आयोजित हुआ था, ठीक है। और ये प्रत्येक वर्ष जो है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जो थी वो थी केवल एक पृथ्वी। और अगर हम आपसे ये कहें कि साहब जो 2023 का मेजबान देश कौन है, तो ये है मेरे दोस्त ऑप्शन सी कोटे डी आइवर गणराज्य, ठीक है। इसने मेजबानी करी थी। 9वां प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2023 में दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर बने चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा? तो बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें हमने आपको बता भी रखा करंट अफेयर क्लास में। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी मालदीव। तो जो बिपरजॉय नाम रखा दोस्त वो रखा किसने? बांग्लादेश ने, ठीक है। किसने? बांग्लादेश ने रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न लेते हैं दोस्त, ठीक है। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अभिजीत मुखर्जी, ऑप्शन बी अशोक कुमार भट्टाचार्य, ऑप्शन सी सूर्य सेन, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए अब इसकी बात करें दोस्त, तो अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जो इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर, इसके लेखक जो हैं ये अशोक कुमार भट्टाचार्य हैं, ठीक है। और ये एक अनुभवी पत्रकार हैं। भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से लेकर के आपातकाल तक नामक नई पुस्तक इन्होंने लिखी है, ठीक है। भारत के वित्त मंत्रियों की भूमिका पर प्रकाश डालता है और जिन्होंने आज़ादी के बाद पहले 30 वर्ष 1947 से 77 तक में भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए रवि सिन्हा, ऑप्शन बी अजय सूद, ऑप्शन सी लक्ष्मी तिवारी, ऑप्शन डी रमाशंकर तिवारी, ठीक है। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या है? तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा रवि सिन्हा। रवि सिन्हा को भी हाल ही में रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्त। ये जो है अभी 19 जून 2023 को ये कार्यभार संभाले हैं। ये 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के IPS रहे हैं, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, ऊर्जा संकलन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? क्योंकि हमें 38 प्रश्न कराने हैं इसलिए बहुत ज़्यादा व्याख्या दोस्त करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो आपका चूंकि प्रैक्टिस मॉडल है तो इसमें आप भी अपना सहयोग प्रदान करें। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 57, ऑप्शन डी 67। बताइए दोस्त ऊर्जा संकलन सूचकांक कौन पहली बार जारी करता है? तो ऊर्जा संकलन सूचकांक जो है ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जो है इसको जारी करता है। और इसमें भारत का जो स्थान है मेरे दोस्त वो है आपका 67 नंबर का। कितना? 67 नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। 13 नंबर, भारत के किस राज्य में TE पर्वत मिलेगा? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। देखिए दोस्त अगर हम बात करते हैं TE पर्वत की, तो TE पर्वत जो है अगर मूलतः देखा जाए तो इसमें ऑप्शन में मिसिंग है ना। हमें यहाँ उड़ीसा काट के यहाँ लिख देते हैं नागालैंड, तो नागालैंड ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी अगर हम काट देते हैं नागालैंड जो है इसमें TE पर्वत जो है पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय में आपको पता है गारो खासी जयंतिया। कौन? गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी,
जयंतिया जो है ये पाई जाती हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्त, यहाँ पे अबोर पहाड़ियाँ, कौन सी, अबोर पहाड़ियाँ। ठीक है, और इसमें जो चीन के हिस्से को छूता है मिसमी की पहाड़ियाँ, ये भी प्रश्न आपसे पूछा था, मिसमी की पहाड़ियाँ। तो अबोर की पहाड़ियाँ, मिसमी की पहाड़ियाँ, ये आपकी इसमें पाई जाती हैं। और अगर हम मिज़ोरम की बात कर लें दोस्त, तो मिज़ोरम में पटकई श्रृंखला की, कौन सी, पटकई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और मीजो पहाड़ियाँ, पटकई मीजो ये पाई जाती हैं दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील में उपस्थित नहीं होता। ये आपको ध्यान देने की बात है, कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील में नहीं होता है। ऑप्शन ए लौह, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन डी निकेल। अब आपको पता है दोस्त, जो स्टेनलेस इस्पात है, ठीक है, इसमें जो क्रोमियम अस्तर होता है, मोलिब्डेनम, आयरन, निकेल और टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि सभी तत्व पाए जाते हैं। लेकिन इसमें अगर नहीं कुछ पाया जाता है तो वो है आपका दोस्त टंगस्टन नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी। ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन बी तंजौर, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी उरैयूर। ठीक है, देखिए दक्षिण भारत में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित है, और इसमें जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि को संगम काल कहा गया है। ठीक है, इसका नाम अवधि के दौरान आयोजित संगम अकादमियों के नाम पर रखा जाता रहा है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो तमिल कवियों के तीसरा संगम पीठ है वो कहाँ पे थी, तो वो थी आपके मदुरई में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। मदुरई को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 16 नंबर, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया था। तो भैया खजुराहो के मंदिरों का निर्माण, जो कि यूनेस्को के धरोहर में भी सम्मिलित हो गया है, ऑप्शन ए परमार, ऑप्शन बी गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन सी चंदेल, ऑप्शन डी तोमर। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है ये आपके चंदेलों ने करवाया है। किसने, चंदेलों ने करवाया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, खजुराहो स्मारक समूह भारत के मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में स्थित हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है। यह एक यूनेस्को धरोहर स्थल है। ठीक है, यह मंदिर नागर शैली की स्थापत्य प्रतीकात्मक के लिए प्रसिद्ध है। बात क्लियर दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। खजुराहो मंदिर, चंदेल शासक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या भैया, निष्क्रिय पौधों और जानवरों का कार्बनिक नाइट्रोजन का अपघटन अमोनिया में होने को क्या कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए अमोनीकरण, ऑप्शन बी नाइट्रीकरण, ऑप्शन सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन डी नाइट्रेट स्वांगीकरण। देखिए नाइट्रेट स्वांगीकरण क्या होता है मेरे दोस्त, इसमें कार्बन जो अकार्बनिक नाइट्रोजन को अमोनिया और फिर अकार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित किया जाता है। नाइट्रीकरण क्या होता है कि अमोनिया आयनों को, जो अमोनिया आयन है उन पर नाइट्रस या नाइट्राइट्स में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, तो सॉरी इसको जो है नाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, इसमें जो वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन कुछ जीवाणु प्रजातियां जैसे राइजोबियम, एजिटोबैक्टर आदि अन्य प्राकृतिक परिघटनाओं द्वारा अमोनियम परिवर्तित हो जाती हैं, तो उसको नाइट्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि निष्क्रिय पौधों और जानवरों का कार्बनिक नाइट्रोजन का अपघटन अमोनिया में होने को क्या कहा जाता है भैया, तो ये कहा जाता है अमोनीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन में होता है तो नाइट्रीकरण कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 18 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताइए। तो इसमें ऑप्शन ए है बंधुत्व, समता, स्वतंत्रता, न्याय, ऑप्शन बी है समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुत्व, ऑप्शन डी है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। देखिए दोस्त, अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, और ये प्रभावी की बात करते हैं, कभी पूछता है अपनाया कब क्या, प्रभावी कब, प्रभावी जो हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, प्रस्तावना जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उन सबके नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ठीक है, विचार, तो सबसे पहले न्याय की बात होगी दोस्त, किसकी, न्याय की। उसके बाद हम लोग स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता तथा उन सब में समता व बंधुत्व को बढ़ाने वाली। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब आपको प्रस्तावना याद रहेगी तो आप ये वाला प्रश्न सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर,
स्टार्च युक्त भोजन आयोडीन के विलयन के संपर्क में आने पर रंग बदलता है, यह किस रंग में बदलता है? बढ़िया प्रश्न है, ये आपसे पूछा जाता है। देखिए जब स्टार्च यहाँ पे आप स्टार्च लिख दीजिए, और स्टार्च युक्त भोजन में अब किसका विलयन, इसमें आप मिलाइए क्या, आयोडीन। क्या मिलाएंगे दोस्त, इसमें आप आयोडीन मिलाएंगे ना, तो जो स्टार्च में उपस्थित इसमें जो इमाइलियोज होता है, इसके रंग को किसमें परिवर्तित करता है, तो नीले रंग में इसको बदल देता है। किसमें, नीले रंग में। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 20 नंबर, हॉकी में जूनियर एशिया कप 2023 किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। बताइए दोस्त, जो जून 2023 में अभी संपन्न हुआ है, ये पहली बात तो ये कि हॉकी जो जूनियर एशिया कप 2023 है, ये आयोजित कहाँ हुआ था? पहला प्रश्न तो आपसे ये बन सकता है। तो ये आयोजित हुआ है दोस्त सलालाह ओमान में। कहाँ पे? सलालाह ओमान में जो है इसको जो है ये किया गया था। ठीक है, और इसमें विजेता ये भी आपसे पूछता है, और आपसे अब तो ट्रेंड बदल सकता है, तो ये पूछ सकता है कि भाई इसमें उप विजेता कौन रहा, है ना? तो भैया इसमें विजेता जो है ये आपका भारत रहा। कौन रहा? विजेता आपका भारत रहा, और इसमें उप विजेता जो है पाकिस्तान रहा। कौन रहा? पाकिस्तान रहा। ठीक है, बात कर लेते हैं कि भाई अब तक जो मैच हुए हैं उनमें भारत जो है ये 4 दफ़ा इसको जीता है, पूरे एशिया कप को। ठीक है, और बात करें तो पाकिस्तान कितनी दफ़ा जीता है, तो ये 3 बार जीता है, 1987, 92 और 96। भारत कब जीता है? 2004, 2008 और 2015 में जीता है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 21 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी आपका 52। देखिए सबसे पहले तो आपको 22 बता दें दोस्त। अनुच्छेद 22 जो है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण संबंधित है। क्या? गिरफ्तारी, मतलब गिरफ्तारी और नज़रबंदी, आप समझ लीजिए ऐसे, नज़रबंदी, ये तो अनुच्छेद 22 बताता है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? सो दोस्त अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 45 क्या कहता है दोस्त? नवजात बच्चों के लिए संरक्षण की बात करता है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संरक्षण संबंधित? बिल्कुल अनुच्छेद 32 होगा दोस्त। क्या? अनुच्छेद 32 होगा। मौलिक अधिकारों के संरक्षण से हमको इसमें बातें दी गई हैं। इसमें 5 अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं दोस्त। किसको? सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, जो कि हमारे इन 5 के माध्यम से हमारे मूल अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 22 नंबर, फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों को मापने वाली जीडीपी अनुमान पद्धतियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए व्यय विधि, ऑप्शन बी खपत विधि, ऑप्शन सी आय विधि, ऑप्शन डी उत्पाद विधि। बताइए दोस्त। देखिए एक एक करके दोस्त हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसको देख लेते हैं? व्यय विधि को। व्यय विधि क्या होती है? व्यय पद्धति सकल जीडीपी की गणना के लिए, मतलब सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए एक प्रणाली है। खपत, इसमें क्या होता है? एक तो आपका खपत होता है। ठीक है, उसके बाद आपका सरकारी खर्च। मुझे पता है कि इकोनॉमी आप बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी के प्रश्न भी डालना जरूरी है, जो पूर्व एग्जाम में पूछे गए हैं। और शुद्ध निर्यात, ये आपके जो है व्यय विधि में ये मापा जाता है। यह जीडीपी का अनुमान लगाने का सबसे आम तरीका है। तो ये आम तरीका है दोस्त। ठीक है, अब देखिए खपत विधि में क्या होता है दोस्त? इसमें जैसे ये खपत सूची विधियां ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में समुदाय के योगदान के लिए लेखांकन की मौलिक रूप से विभिन्न विधि प्रदान करती हैं। पारंपरिक आविष्कार एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर गतिविधियों के विविध सेट से जुड़े उत्सर्जन का मूल्यांकन करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आय विधि की बात करते हैं दोस्त। आय पद्धति में राष्ट्रीय आय को अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा उत्पन्न प्री टैक्स आय को जोड़कर मापा जाता है। इसमें आप कह सकते हैं जो मजदूरी, भवन और भूमि का किराया, पूंजी, व्यय, लाभ आदि भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, बात करें तो उत्पाद की, तो उत्पाद जो उत्पाद पद्धति, उसमें उत्पाद या कह सकते हैं मूल्यवर्धित पद्धति किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने का
एक तरीका होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं जीडीपी अनुमान पद्धति में सबसे अच्छा तरीका जो है उत्पाद विधि है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसमें सही जवाब है। इसमें क्या होता है, इस प्रणाली को आउटपुट या इन्वेंट्री पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। यह विधि किसी उत्पाद के उत्पादन के प्रत्येक चरण में मूल्य जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करती है। तो सबसे अच्छी विधि यही मानी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 23 नंबर यहाँ पे हाल रहेगा दोस्त। हाल ही में इसे सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है आपका द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी एस जयशंकर, ऑप्शन डी जो बाइडन। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं दोस्त, तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ नाइल है, सबसे पहले तो जो नाइल इसमें शब्द जुड़ा हुआ है, ये आप जानते हैं कि भाई नील नदी जो है ये आपकी मिस्र की है, ठीक है। तो ये कहाँ का सम्मान हो सकता है, जाहिर बात है मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। किसका, मिस्र का ये सर्वोच्च सम्मान है, आपको पता ही है। अब इसे पूछा है राजकीय सम्मान जो ऑर्डर ऑफ नाइल दिया गया है, ये जो है किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है मेरे दोस्त ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी को। जितने भी सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, एक दिया गया है आपके द्रौपदी मुर्मू जी के, उसमें एक शहर का मुझे भी नाम नहीं याद आ पा रहा है, तो एक उनको दिया गया, बाकी और किसी को उस टाइप दिया नहीं गया सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। टिहरी बांध किस नदी पर, जैसे कुछ बांध पर हम चर्चा करेंगे दोस्त, ठीक है। तो टिहरी बांध हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है या सिक्किम में है। तो आपको एक चीज जानकर आश्चर्य, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है। तो इसमें फैक्ट लिख लीजिए, भारत का क्या दोस्त, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है ये आपका टिहरी बांध है, ठीक है। और ये किस नदी पर है, तो ये आपके भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध। भारत और दुनिया में सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित दोस्त, ये है आपके उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। कुछ और जैसे हम आपसे पूछें, जैसे अब पूछ लें बगलिहार बांध, क्या बगलिहार बांध, कुछ महत्वपूर्ण बांध पर चर्चा कर लेते हैं। बगलिहार बांध, तो ये कहाँ पे है, ये भैया चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी बोलते हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है। टिहरी बांध हो ही गया। फिर अगर हम आपसे भाखड़ा नांगल पूछ लें, क्या बगलिहार चिनाब हो गया, भाखड़ा नांगल ये किस पे भैया, ये आपके सतलज नदी पर है। किस पर है, सतलज नदी बोले तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। इसमें आप नोट कर लीजिएगा। आपसे और क्या पूछ सकता है, सरदार सरोवर पूछ सकता है। क्या दोस्त, सरदार सरोवर बांध पूछ सकता है। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है भैया, ये है आपके नर्मदा नदी पर। कहाँ पे भैया, ये आपके गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। हीराकुंड बांध अगर आपसे पूछेगा, कौन सा, हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर स्थित है। कहाँ पे, अगर महानदी पे है तो ये किस साइड में रहेगा, उड़ीसा साइड में। कहाँ पे, उड़ीसा में रहेगा। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं नागार्जुन सागर बांध, क्या नागार्जुन सागर बांध जो है ये आपके कृष्णा नदी पर स्थित है। और ये है कहाँ पे, तो ये दोस्त है आपके तेलंगाना में। तो ये महत्वपूर्ण जो बगलिहार कहाँ पे है, चिनाब पे है। भाखड़ा नांगल सतलज, सरदार सरोवर नर्मदा नदी, हीराकुंड महानदी, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, तेलंगाना। बात क्लियर है, तो ऐसे आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब, जो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है आपका उत्तराखंड। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, इसमें 25 नंबर में क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल के किस भाग में, वायुमंडल में कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा है। ये प्रश्न आपसे 2 बार पूछा गया है मेरे सामने, ठीक है। तो इसको भी आप, जिसे मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी बाह्य मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। तो एक एक करके जैसे हम लोग ऐसे परत बना लेते हैं, ठीक है। परत एक बन जाएगी। अब इसमें ई आई, या उसको ऊपर लिख लेते हैं ई आई ओ एस और टी, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। एक करके चर्चा करते हैं। ट्रोपोस्फीयर की बात कर लेते हैं। तो ये बेसिक समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी प्रमुख, जैसे जो ये कह सकते हैं कि भाई सबसे नीचे वाला कौन सा होता है, सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर होता है, ये 10 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। और जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है ये करीब 50 किलोमीटर तक होता है। मीजो में सब आ जाते हैं, ठीक है। मीजो में जैसे ये ओजोन और ये सब आ जाते हैं। तो
80 किलोमीटर होता है। फिर उसके बाद 80 किलोमीटर से ऊपर एक्सोस्फीयर होता है। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि साहब जो एरोप्लेन उड़ रही है तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ती है, ठीक है, समताप मंडल में उड़ती है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल ऐसे आपको पढ़ना होता है, ठीक है दोस्त। तो अब जैसे इसमें प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, वायुमंडल कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा होता है। तो मेरे दोस्त अगर 70% हिस्से की बात होगी ना तो ये किस में रहेगा, आपके क्षोभ मंडल में रहेगा, ट्रोपोस्फीयर में रहेगा, ठीक है, क्षोभ मंडल में। बात क्लियर है। क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल का सबसे निचला परत है और इसमें जो है 70% हवा होती है और जलवाष्प और एरोसॉल का लगभग 99% भाग होता है। भारत में इसे लगभग 16 किलोमीटर माना जाता है। क्षोभ मंडल की मोटाई के फलस्वरूप वायुमंडल भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा जो है इसे क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी सबसे मोटी परत जो होती है वो समताप मंडल होती है और समताप मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तापमान में उत्तरीकृत होता है। इसमें गर्म परतें ऊपर और ठंडी परतें नीचे होती हैं। मध्य मंडल की बात करें या समताप मंडल के ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक ये होता है और यहाँ वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है, ठीक है, इसको मध्यमंडल भी कहते हैं। और बाह्यमंडल की बात करें तो एक्सोस्फीयर की, तो मेरे दोस्त बाह्यमंडल मध्यमंडल के ठीक ऊपर होता है और ये 600 किलोमीटर से लगभग 800 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। इस परत में ध्रुवीय ज्योति घटना उपाग्रह होती है। तो इसको भी आप याद रख लीजिए, इसमें ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्या है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन 71, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी 73, ऑप्शन डी 75। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले 71 में क्या भैया, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन या उससे जुड़े मामले, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से जुड़े मामले जो है, जो चुनाव संबंधी जुड़े मामले हैं वो 71 में। 77 में क्या होता है दोस्त, 77 में भारत सरकार के कामकाज के संचालन संबंधित जो काम होते हैं वो 77 में कवर होते हैं। 73 में क्या होता है, जो संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा का वर्णन है वो, मतलब संसद जो है कौन सा कानून बना सकती है कौन सा नहीं बना, ये 73 में बताया गया है। और मेरे दोस्त 75 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ये 75 में कहा गया है। और इस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री में मंत्रिपरिषद सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के लगभग 15% के आसपास ही रहेगी, ये भी आपको ध्यान देना है। और अगर आपसे बात करें कि किस पार्ट में है तो ये संविधान के भाग 5 में है, ठीक है दोस्त। तो इसमें ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। ऑप्शन ए सी.डी. देशमुख, ऑप्शन बी H.V.R. लैंगर, ऑप्शन सी P.C. भट्टाचार्य, ऑप्शन डी L.K. झा। बताइए दोस्त। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो यंग हिल्टन आयोग, किस पर, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। और ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और ये प्रश्न आता है कि राष्ट्रीयकरण इसका क्या, राष्ट्रीयकरण तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, मामला क्लियर है। यह राष्ट्रीयकृत बैंक है। L.K. झा जैसे इसमें अगर बात कर लेते हैं कि भाई उस वक्त जो है कौन आपका गवर्नर था, तो वो गवर्नर थे, भारत के पहले जो गवर्नर थे वो थे आपके C.D. देशमुख साहब, ठीक है, चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख। तो ये भी आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा साहब इसमें इनका पूरा नाम क्या है, तो चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्या है, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी के जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने आगे की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए बैठक की। कहाँ बैठक की भैया, सूरत में की, इलाहाबाद में की, कलकत्ता में की या लाहौर में की। बताइए दोस्त। देखिए जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेसी नेताओं ने आगे की कार्रवाई की योजना के लिए जो है वो कहाँ बैठक की, इलाहाबाद, यही आनंद भवन में, ठीक है। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने
के लिए दांडी में अपना नमक बनाकर साबरमती में अपने आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया था। नमक मार्च जिसे दांडी मार्च कहा गया, इसकी शुरुआत आपकी पता है 12 मार्च 1930 को हुई थी। 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल या 5 अप्रैल 1930 तक चली थी। ठीक है, और ये करीब 24 दिन तक ये यात्रा चली थी। और इसमें ब्रिटिश शासन और नमक उत्पादन के ब्रिटिश कराधान के विरोध में इन्होंने ये अपना लाया था और ये इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद फिर जब ये जेल से रिहा हुए तो जो आगे की कार्रवाई की योजना पर जो कार्यान्वयन करना था वो इलाहाबाद में बैठक हुई और उसमें जो है ये चर्चा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, भारत में दक्कन के लावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लैटराइट मिट्टी? बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्त, आपको पता है दक्कन के लावा पठार और मालवा के पठार पर जहाँ मध्यम वर्षा होती है और नीचे की बेसाल्टिक चट्टानें हैं तो वहाँ पर लगभग काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, और ये आपकी काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये आपके गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, ये यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे अगर बात कर लें कि भाई जो है जलोढ़ मिट्टी के विषय में चर्चा करें। जलोढ़ मिट्टी जो है ये मतलब गाद, रेत या बजरी जो एक धारा के बिस्तर पर बाढ़ के मैदान पर एक जलोढ़ पंखे या समुद्र तट में या समान वातावरण में बहते पानी के द्वारा जमा होती है तो उसको जलोढ़ बोलते हैं। पृथ्वी पर लगभग जो लाल मिट्टी है वो 13% पाई जाती है। ठीक है, यह अक्सर गर्म, मध्यम और आर्द्र क्षेत्रों में मिलती है। बात क्लियर है? लैटराइट मिट्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। लैटराइट मिट्टी भारी वर्षा, गीले और शुष्क ऊष्मा की अवधि और उच्च तापमान सभी लैटराइट मिट्टी के निर्माण में योगदान करते हैं। ठीक है, तो ये भी होता है। ऑप्शन सी हालांकि इसमें सही है। अगर दक्कन के लावा के पथ मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है पूछेगा तो काली मिट्टी पाई जाती है, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, शस्त्र अधिनियम जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई थी में पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1878, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन डी 1855। देखिए अगर इसमें बात कर लेते हैं दोस्त तो आपका 1878 में ये एक नियम आया था। 1878 में नियम आया था भारतीय शस्त्र अधिनियम। इसके द्वारा जो है ये कहा गया कि साहब अब जो भारत के लोग हैं, उस टाइम गवर्नर लिटन था भारत के वायसराय पद पर, है ना। और आपको पता 1878 में ही जो आर्म्स एक्ट आया था और इसी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इसी टाइम आया था, 1878 में ही आया था, है ना। तो इसमें जो है बताया गया था कि साहब भारतीयों को अब हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर पे क्या है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं कि इसको इस सूची में डाल दीजिए, कहें नहीं इसमें डाल रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन ए 6वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 12वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 3री अनुसूची, ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। देखिए दोस्त 6वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं दोस्त। इसमें हम आपको तरीका बताते हैं। रावेश राजा जन सभा भूदपन, ये आपका देखना है। राज्य, वेतन, शपथ, राज्यसभा, जो जनजाति हैं 1 2 3 4 5 6 में जनजाति कौन सी? जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जिनकी आबादी है उनकी, जो अनुच्छेद 244 और 275 में वर्णित हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें बात कर लेते हैं भाई, इसमें ऑप्शन दी है 12वीं अनुसूची में, तो आपको पन मतलब जो है ये नगर निगम संबंधित है। ठीक है, और पा आपकी पंचायत है। ये 1992 की जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, 74वां संविधान संशोधन, उसके तहत जोड़ी गई थी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, कभी कभी पूछा था कितने इसमें मद हैं, कितने वो शामिल हैं, तो इसमें 18 मद शामिल है। 18 पर काम करने के लिए इनको अधिकार दिया गया है। 3री अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें शपथ की बात कही गई है, तो ये तो तीनों ऐसे गलत हो गए। तो 9वीं अनुसूची दोस्त ये इतनी प्रभावशाली है। 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची से संबंधित है, तो इसको बेसिकली आप ऐसे समझिए, इसमें 284 हो गई है
इसमें जो संरक्षित कानून संख्या है और ये 1951 में जोड़ी गई थी, इसमें अगर कोई चीज़ सम्मिलित कर दी जाती है तो फिर वो बदलती नहीं है। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्त, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।